Hello children, welcome to science lecture. In this video, we are going to learn chapter number 12, Air, Water and Weather, textbook explanation part. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 का पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन दूंगी, समझाऊंगी. सो फर्स्ट हियर इट इज़ गिवन एयर वाटर वेदर जो चैप्टर है उसके रिलेटेड हमें जो पढ़ना है वो है सन्स रोल. फर्स्ट टॉपिक गिवन हिज सन्स रोल, मतलब जो सन है, सूरज है, उसका क्या रोल होता है हमारा जो हवा, पानी और जो भी हवा है, वेदर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके चेंजेस में. द सन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशंस. फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो मैं पहले आपको पूरा समझा देती हूँ. यहाँ पे क्या दिया है कि जो सन है उसका बहुत मेजर रोल होता है हमारा जो भी वेदर चेंज होता है, ठीक है, यानी कि जो भी मौसम आता है, सारा समर सीज़न है, ये सारी सीजन्स आती है, फिर सब कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसमें सन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो जो दिया है, पिक्चर एक दिया हुआ है, उसमें आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. वो बीच में सन दिया हुआ है, ठीक है, बीच में सूरज है और आजू बाजू हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, वो पूरा उसके आजू बाजू चक्कर लगा रहा है, ठीक है. इसमें भले 4 दिया है बट हमारा अर्थ एक ही है. यहाँ पे आपको 4 अलग अलग चीज़ें बताई गई है, ठीक है, 4 अलग अलग चीज़ें समझाई गई है कि किस तरीके से 4 अलग वे में वो सन का रिलेटेड चेंजेस होता है. तो जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो अर्थ है हमारा, उसमें कुछ पोर्शन ब्लैक हो गया है, कुछ पोर्शन वाइट है, मतलब लाइट कलर का है. तो सन की लाइट जहाँ तक पहुँचती है, हमारे सूरज की जो रोशनी जहाँ तक पहुँचती है अर्थ के सरफेस पे, वो पूरा दिन का टाइम बोला जाता है उसको, ठीक है. और जहाँ पे अंधेरा अंधेरा है वो पूरा रात का टाइम है, ठीक है. तो यही होता है यहाँ पे, और इसी हिसाब से सीज़न का भी चेंजेस होता है. जब हमारा अर्थ जो है वो सन के नज़दीक जाएगा, जैसे ऊपर वाला आप देख रहे हो, सबसे ऊपर वाला जो सन है उसमें सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है सन की अर्थ के ऊपर, तो उस ड्यूरेशन में समर सीज़न होगा, यानी कि जो हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है, क्योंकि अर्थ हमारा है वो सन के बहुत करीब चला जाता है. और दूसरा जो दिया है नीचे की तरफ, उसमें बहुत सारा डार्क पोर्शन है, तो वो होगा विंटर सीज़न, तो क्या कि अर्थ है वो सन से दूर चला जाता है. इसी तरीके से पूरी समर सीज़न, विंटर सीज़न, ठंड होती है पूरी वेदर में. ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है वो है अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अब यहाँ पे आपको 2 टर्म याद रखने हैं, एक तो है रेवोल्यूशन, दूसरा है रोटेशन. रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो अर्थ होता है, हमारा जो पृथ्वी है, वो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, तो उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन. ओके, सॉरी, अर्थ जो है वो पूरा की पूरा आगे अर्थ है पूरा, वो हमारे सन के आजू बाजू घूमता है, जैसे यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे रेवोल्यूशन. सन जो बीच में रहेगा और सन का पूरा चक्कर लगाएगा गोल गोल घूम के, उसे रेवोल्यूशन बोलेंगे. और एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना दिन लगता है अर्थ को? 365 डेज, यानी कि जहाँ से अर्थ ने शुरू किया वापिस वो पूरा सर्कल को गोल घूम के उसी जगह पे आने में उसको 365 डेज लगते हैं, मतलब कि पूरा 1 ईयर हम बोलते हैं ना, एक साल में 365 डेज होते हैं, इसीलिए. तो एक साल में इसीलिए सारी चेंजेस होता है वेदर का, सीज़न का, फिर वापस से सब रिपीट होता है, ठीक है. तो जब सन नज़दीक होगा अर्थ से तो गर्मी वाले दिन होंगे, और दिन होंगे वो लंबे होते हैं, रात की है वो छोटी होती है. जैसे समर सीज़न में है 7 बजे तक दिन दिखता है ना, हमें अंधेरा नहीं होता. बट अभी धीरे धीरे देखो एटमॉस्फेयर चेंजेस जैसे होगा, विंटर सीज़न आएगी विद इन 15 डेज, लाइक दिवाली के आजू बाजू विंटर सीज़न स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे आप देखना अंधेरा जल्दी हो जाएगा. मतलब शाम जो होती है वो जनरली 6 बजे को वैसे होती है, 6:15 बजे को, बट धीरे 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 करके वो 6 बजे तो पूरा अंधेरा जैसा लगने लगेगा. सो दैट इज़ द
एटमॉस्फेयर चेंज, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिटेल में 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो बताया गया है। बट आपको 2 टर्म याद रखने हैं, एक तो रेवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूमता है। दूसरा टर्म में आपको दिया है यहाँ पे रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, जो सन अर्थ है हमारा पृथ्वी है वो अपनी ही जगह पे गोल गोल चक्कर काटता है, तो वो अपनी जगह पे अपनी एक्सिस पे वो गोल घूमता है, उसे बोला जाता है रोटेशन। ओके, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या क्या होता है, तो जो रोटेशन होता है उससे क्या होगा, डे होगा, डे एंड नाइट होगा, यानी कि दिन और रात होगा। हम लोग देखते हैं ना कि अभी दिन का टाइम है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 12 घंटे हम गिन सकते हैं कि दिन सुबह होती है। फिर शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता है, फिर शाम को 7 बजे से लेके सुबह 6:30-7 बजे तक अंधेरा होता है, तो हम उसको रात बोलते हैं, नाइट। तो ये डे और नाइट कैसे होता है, सन तो बोलते हैं ना कि सन निकला है, सन छुप गया है। एक्चुअली सन कहीं पे निकलता नहीं, कहीं पे छुपता नहीं है, हमारा जो अर्थ है वो घूमता रहता है। इसी रीज़न की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज ढल गया, सूरज डूब गया। सूरज तो अपनी ही जगह पे है, घूम कौन रहे हैं, हम लोग। आ रही है बात समझ में, हम लोग घूम रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो वो हुआ रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात होती है 24 घंटे। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगता है, यानी कि पूरा एक दिन। ठीक है, जैसे वो अपनी जगह से अपनी जगह पे गोल घूमने में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक दिन। और रोटेशन रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीज़न, अलग अलग सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, रेनी सीज़न, ये जो सारी सीज़न आती है वो रेवोल्यूशन की वजह से आती है। रेवोल्यूशन मतलब कि अर्थ जो सन के आजू बाजू गोल चक्कर काटता है पूरा 365 डेज। इसीलिए पूरे साल में हम लोग ज़्यादातर 3 समर, विंटर और रेनी सीज़न देखते हैं। उसके अलावा ऑटम सीज़न भी आती है जिसको हम पानखर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया है रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर इट इज़ गिवन, द हीट ऑफ द सन also causes winds to blow. When the air gets heated up due to the sun, it becomes lighter, the warm air rises up, cool air which is heavier then comes down to take its place. This movement of air causes winds. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हवा है, विंड है, ठीक है, जो हवा चलती है, ठंडी हवा आती है, गर्म हवा आती है, वो कैसे होती है, वो भी अर्थ की वजह से, सन की वजह से ही होती है। कैसे, तो जो भी हवा आती है तो सन उसकी गर्मी इसकी वजह से हवा गर्म हो जाती है। तो जो भी चीज़ गर्म हो जाती है या हवा गर्म हो जाएगी तो वो लाइट वेट की हो जाएगी, उसका वेट वज़न लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी हल्की चीज़ होती है वो ऊपर जल्दी से उठ जाती है, तो वो हवा ऊपर चली जाएगी और उसकी जगह पे नीचे ठंडी वाली हवा आ जाएगी। फिर वापस से वो रोटेशन होगा। इसी तरीके से पूरा रोटेशन होता है हवा का गोल ऊपर नीचे करके, और इसी वे में विंड बनती है। हवा इसी तरीके से बनती है और फिर फ्लो करती है। ओके, सन की वजह से ह्यूमिडिटी, रेन मतलब कि जो ठंडी होती है, ठीक है, भेज हम जिसको बोलते हैं वो होता है, फिर बरसात होती है, ये सारी चीज़ें सन की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये सन का रोल बताया है कि सन का क्या क्या काम है। यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब दिया है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो एयर में वाटर वेपर का कंटेंट होता है। वाटर वेपर यानी कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, वेपर जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, धुएं में कन्वर्ट हो जाता है गर्म होके, ठीक है, पर वो होता तो वाटर ही है एक टाइप का, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, फिर जैसे ही वो ठंडा होगा वो वापस से कंडेंस हो जाता है और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हमने चैप्टर 4 में पढ़ाई था, कंडेंसेशन का। इवापोरेशन होता है तो वो जो पानी है वो धुआं बन जाता है, गैस बन के ऊपर चला जाता है। फिर जैसे ऊपर ठंडा हो जाता है वो, तो वापस वो पानी के ड्रॉप्स में, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस completely going on.
इसके अलावा फिर क्या होता है कि वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, जो वो वेपर्स होते हैं वो क्लाउड बना देते हैं, और क्लाउड की वजह से फिर उसके अंदर पार्टिकल्स छोटे या बड़े ड्रॉप्स होते हैं पानी के। तो जो हम क्लाउड्स देखते हैं, बादल देखते हैं, धुएं जैसे वाइट कलर के होते हैं ना, वो एक्चुअली किससे बने हैं? वो एक्चुअली पानी से बने हैं। पानी जो गर्म होता है उससे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, धुएं में, फिर वो ऊपर जाके ठंडे हो जाता है कि वो एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं और उसमें होते हैं पानी के ड्रॉप्स। फिर जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्लाउड्स, तो वो टूट जाता है, क्लाउड टूट जाएगा और उसमें से फिर बारिश आएगी, पानी गिरेगा, दैट इज़ नोन एज द रेन। तो पता चल गया बारिश कैसे होती है। ऊपर जाके क्लाउड में पानी ठंडा हो जाता है, पानी ड्रॉपलेट्स में कम कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो क्लाउड में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, वो क्लाउड उसको नहीं रख सकता, तो वो फट जाता है या टूट जाता है। जैसे ही वो टूट जाता है तो हमारे यहाँ पे बारिश गिरती है। ओके, और अगर बहुत ठंडी वाली जगह होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, जहाँ पे सन नहीं होता ज़्यादा, तो वो बहुत ठंडी वाली जगह होती है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। जैसे हमारे फ्रीज़र में होता है ना बर्फ़ जमाने के लिए जो टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर होता है बाहर। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी तो गिरता तो बारिश ही है, बट ठंडी की वजह से वो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें नीचे क्या मिलेगा? बर्फ़। इसीलिए हम बोलते हैं ना वहाँ पे बर्फ़ गिरी, कश्मीर में बर्फ़ गिरी, जम्मू में, वहाँ पे श्रीनगर में बर्फ़ गिरी, लेह लद्दाख में बर्फ़ गिरी। एक्चुअली बर्फ़ गिरती नहीं है, गिरता तो पानी ही है, बट जो पानी है वो ठंडी की वजह से बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ में, हवा में ही कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ में। ओके, सो दैट इज़ नोन एज द स्नो। बर्फ़ को बोला जाता है स्नो। तो स्नो कैसे होता है पता चल गया, बर्फ़ कैसे गिरती है, पानी होता है, पानी जैसे ही ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो आइस में, स्नो में कन्वर्ट होके फिर गिरता है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर। अभी हम लोग ने सन के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हवा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर, वाटर, वेदर, ये 3 दिया है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एयर क्या होता है। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में, भले हमें फील होता है कि नहीं, हवा हमारे आजू बाजू में हमेशा होती है। वो क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हवा है हमारे आजू बाजू, भले हमें दिखती नहीं है, बट उसमें बहुत सारे गैसेस हैं। मिक्सचर यानी कि मिक्स, बहुत सारे, सेवरल गैसेज यानी बहुत सारे गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कितने सारे टाइप के गैसेज होते हैं। ये सब आप लोग आगे स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे। ओके, उसी के साथ साथ गैस तो होता ही है हवा में, उसी के साथ साथ वाटर वेपर और डस्ट भी होता है। डस्ट यानी कि धूल, प्रदूषण, हम जो बोलते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, धूल वाले पार्टिकल्स वो, और वाटर वेपर यानी कि जो पानी का भाप बना हुआ है वो भी होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स। तो एयर पूरा मिक्सचर है, उसमें वाटर वेपर होता है, उसमें धुआं होता है, उसमें डस्ट होता है, उसमें गैसेज होते हैं, बहुत कुछ होता है। ओके, तो जो हमारा अर्थ है वो पूरा सराउंडेड है ब्लैंकेट से, एयर के। ब्लैंकेट सबको पता है, हम जो ओढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो कवर करता है हमारी बॉडी को, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरा ब्लैंकेट। वैसे ही जो अर्थ है उसको पूरा कवर किया है एयर ने, हवा ने, और उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, आजू बाजू की जो वेदर होती है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो किसकी वजह से होती है? हवा की वजह से। गर्म हवा होती है तो गर्म एटमॉस्फेयर, ठंडी हवा होती है तो ठंडा एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स दी है आपको, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, कन्फ्यूजन होगा वरना। ओके, सो यहाँ पे दिया है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अच्छा, वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज। तो एयर हमें दिखती नहीं है, हवा हमें दिखती नहीं है, बट हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो जो मूविंग एयर होती है उसे हम बोलते हैं विंड। विंड यानी कि पवन, जैसे हम बोलते हैं ना, पवन आ रहा है, ठंडा पवन आ रहा है, गर्म पवन आ रहा है, खिड़की खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, वैसे। तो जो मूव करती रहती है, हवा चलती रहती है, उसे हम बोलते हैं विंड। नेक्स्ट, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। ब्रीज क्या होता है? जो बहुत धीरे धीरे चलती है हवा, जेंटल यानी कि एकदम धीरे धीरे, हल्की हल्की हवा चलती है, उसे हम ब्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल। स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत ज़ोर से हवा चलती है, कभी कभी जैसे साइक्लोन वगैरह आना होता है, या बहुत ज़ोर से, बहुत कभी कभी ज़ोर से हवा चलती है, पूरा पेड़ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, दैट इज़ नोन एज गेल।
जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसका नाम है गेल, धीरे से हवा चलती है उसका नाम है ब्रीज, और सिंपल हवा चलती है जो नॉर्मल होती है उसे बोलते हैं विंड। ओके, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि पेड़ भी टूट जाते हैं। कभी कभार देखा ना, इतनी हवा चलती है कि पेड़ भी टूट जाता है और सारी चीज़ें उड़ती रहती है, हवा में धूल उड़ती है, फिर कागज़ वगैरह पॉलीथीन बैग्स वगैरह उड़ती रहती है, तो उसे बोला जाता है स्टॉर्म। दैट इज़ नॉन एज द स्टॉर्म। ओके, जैसे तूफान बोल सकते हैं हम उसको। और स्टॉर्म जब आता है तूफान, उसके साथ जब बारिश होती है या लाइटनिंग होती है, थंडर यानी कि जो बिजली गिरती है लाइटनिंग होने की वजह से, तो ये ज़्यादातर बारिश की सीज़न में हम देखते हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है, बिजली होती है पहले आकाश में, फिर ज़ोर से आवाज़ आती है, बिजली गिरती है तो उसकी आवाज़ फिर पीछे आती है हमें पीछे से, तो दैट इज़ नोन एज थंडर। थंडर यानी कि जो आवाज़ आती है बिजली की वो, और लाइटनिंग यानी कि बिजली जो लाइट होती है वो, उसे बोला जाता है थंडर स्टॉर्म। ओके, उसे बोला जाता है इंग्लिश में थंडर स्टॉर्म। बिजली और तूफान दोनों साथ में होता है। सो दीज आर द ऑल टर्म्स, न्यू एटमोसफियर, विंड, ब्रीज, gale, storms and thunderstorms that you have to remember. Okay, now next here is given two types of breeze we have to study. ब्रीज हमने जो पढ़ा कि जो धीरे धीरे हवा चलती है, एकदम सॉफ्ट थोड़ी थोड़ी हवा, यानी कि एकदम थोड़ा सा हमें फील होगा कि कुछ हवा आ रही है, उसे हम ब्रीज बोलते हैं। तो टू टाइप्स की ब्रीज होती है, एक तो होती है सी ब्रीज, एक तो होती है लैंड ब्रीज। सी ब्रीज यानी कि जो पानी के पोर्शन में, पानी के ऊपर के एरिया में जो हवा चलती है, वो हवा हमारे ज़मीन के हवा से अलग होती है। तो पहले हम सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया है, द सन हीट्स अप लैंड एज वेल एज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. Land heats up as well as cools down faster than the water, and this gives rise to sea breeze and land breeze, especially in the coastal areas. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कोस्टल एरिया की बात हो रही है। देखो, समुंदर किनारा, कोस्टल एरिया ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया, कोस्टल एरिया है चैप्टर नंबर 7 में। कोस्टल यानी कि जो दरिया किनारा होता है, समुंदर किनारा होता है, वहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे ज़मीन होती है, उसके बाद फिर ज़मीन के ऊपर मिट्टी होती है, सैंड होता है ना, सैंडी सॉइल, तो मिट्टी होती है, यानी कि वो लैंड का पार्ट है। और फिर होता है पानी, ठीक है, तो वहाँ पे पानी है, हवा है, लैंड है, मिट्टी है, सब कुछ है। तो उसमें हवा कैसे ट्रैवल करती है, उसमें हवा का क्या चेंजेस है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको जो बताई गई है वो ये है कि जो वाटर है ना, वो लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। किसके कंपेयर में? पानी के कंपेयर में, ठीक है। यानी जो ज़मीन है हमारी, वो अगर गर्मी होगी तो पानी और लैंड में गर्म जल्दी कौन हो जाएगा? लैंड। इसीलिए देखो, हम जब पैर गर्म, हमारी ज़मीन गर्म होती है, बट जब हम पानी में पैर रखते हैं तो वो तो ठंडा होता है ना, क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है कंपेयर टू ज़मीन, लैंड। और सिमिलरली उल्टा, ज़मीन ठंडी जल्दी हो जाएगी, पर अगर पानी का को आपने गर्म किया है, वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा। ओके, तो उस पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, अगर वो गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। जबकि लैंड है, ज़मीन है, वो जल्दी से गर्म भी हो जाएगी, जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी। इसी की वजह से होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना। लैंड में जल्दी होता है, सी में लेट होता है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो वातावरण है पूरा बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो, हम जब दरिया के, समुद्र किनारे जाते तो हमें ठंडक फील होती है। जैसे जैसे हम दरिया के पास, समुद्र के पास पहुँचते हैं, हमें ठंडक फील होती है, क्योंकि वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी होती, जल्दी गर्म नहीं होती। ये सी ब्रीज के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, एक पहले तो सी ब्रीज का फ़ोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट आप लोग उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी ब्रीज में, देखो, एक तो पहले सी ब्रीज पूरा समुंदर है, फिर लैंड है, दोनों चीज़ दी गई है आपको, ठीक है। एरो मार्क दिए हैं, तो एरो को फॉलो करना है। सी ब्रीज से राइट हैंड साइड पे एरो जा रहा है, फिर वो लैंड गर्म है, तो गर्म की वजह से जो लैंड पे हवा थी वो ऊपर उठ गई,
सन है ना, दिख रहा है ना सबको, सन भी है, तो वो उसने ज़मीन की को गर्म कर दिया और उसके ऊपर जो हवा थी वो गर्म हो गई। गर्म होने की वजह से वो ऊपर उड़ गई क्योंकि वो लाइट वेट की हो गई। फिर वो ऊपर उड़ते उड़ते पास होते हवा समुंदर के ऊपर आ गई वापस से पानी के ऊपर, जैसा आप एरो देख रहे हो। तो वहाँ पे था ठंडक पानी की वजह से, तो उसने एयर को ठंडा कर दिया, जो गर्म हवा थी उसको वापस से ठंडा कर दिया। तो जैसे ही हवा ठंडी हो गई वो वापस से नीचे गिर गई, ठीक है, किसके ऊपर? समुंदर के पानी के ऊपर। फिर वो वापस से ट्रैवल करेगी और फिर वो उसको लैंड के ऊपर चली जाएगी, लैंड वापस उसको गर्म करेगा, वापस ऊपर उठेगी, वापस से वो मूव करेगी, जैसे समुंदर के ऊपर जाएगी वापस से वो ठंडी हो जाएगी, वापस से वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये पूरा सी ब्रीज का साइकिल है। ओके, तो एयर पूरी मूव कर रही है, यू कैन सी फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, लैंड से सी तक वो पूरी ट्रैवल कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम सी ब्रीज। यहाँ पे जो आपको लिखा है मैं आपको अभी वो रिटर्न एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सेकेंड पैराग्राफ। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप विच इन टर्न हीट्स द एयर अबाउ इट। The water rises up from the land and the cool air from the sea flows into its place. This is known as sea breeze. जैसे मैंने आपको समझाया फोटो में या ऐसे ही सिंपल, वैसा ही सेम है कि जो गर्म हवा है वो लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाएगी, और ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी नीचे की तरफ। यानी कि गर्म हवा ऊपर उठेगी तो कोई चीज़ ऊपर उठ जाती है तो नीचे जगह हो जाती है ना, तो नीचे जगह हो जाएगी तो उसकी जगह कौन ले लेगी? जो समुंदर के ऊपर जो ठंडी हवा थी वो लैंड पे आ जाएगी, ठीक है। हवा तो चलती ही रहती है ना, विंड तो मूव ही होती रहती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जैसे हमने बताया। तो वो एक जगह पे नहीं रहेगी, वो ऊपर उठेगी फिर साइड में जाएगी, फिर वापस से नीचे आ जाएगी, ठंडी हो गई इसीलिए उसका वज़न बढ़ गया। तो कोई भी चीज़ का वज़न बढ़ जाता है तो वापस वो नीचे आ जाएगी, वापस से वो लैंड पे जाएगी, तो दैट इज़ नोन एज द सी ब्रीज। तो सी पूरा कहाँ से कहाँ हो रहा है? सी से लेके पूरा वो जा रहा है लैंड तक, सो दैट इज़ नोन एज द सी ब्रीज। सी से लैंड तक जा रहा है इसीलिए सी ब्रीज, समुंदर से लैंड पे ज़मीन पे जा रहा है इसीलिए उसे बोला जाता है सी ब्रीज। ओके, ये हो गया डे टाइम। तो सी ब्रीज हमेशा कब होगी? दिन के टाइम पे, क्योंकि सन है ना, सन गर्म करता है हवा को, इसीलिए सी ब्रीज हमेशा चलेगी डे टाइम पे। ठंड जो होगा वो दिन के टाइम पे होगा। नाउ ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अभी रात को उल्टा हो जाता है, रात को जो है वो अपोजिट हो जाता है। जैसा आप यहाँ पे देखो, लैंड ब्रीज फ्लोइंग एट नाइट, यहाँ पे दिया गया है अंधेरा, सन नहीं है मून है, दिख रहा है सबको, लैंड ब्रीज है, मून है, ठीक है, मून है समुंदर के ऊपर। अब यहाँ पे पूरा एरो भी उल्टा हो गया, देखो सी ब्रीज के कंपेयर में एरो सारे उल्टे चल रहे हैं। अभी जो लैंड है, ज़मीन है, वो जल्दी ठंडी हो गई और दरिया है, पानी, वो गर्म रह गया, वो गर्म रह गया, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर समझाया कि लैंड और पानी में जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म लैंड होता है। तो जैसे ही सन डूब गया और सन सेट हो गया और मून निकला तो हवा जो थी, ठंडक थी, वो लैंड पे ज़्यादा हो गई और पानी गर्म रह गया। तो वार्म हवा थी जो सी के ऊपर, वो ऊपर उठ गई, ठीक है, क्योंकि सी गर्म है ना, अभी ज़मीन के कंपैरिजन में पानी थोड़ा गर्म है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में जो हवा थी वो ऊपर उड़ गई। फिर वो वापस से कहाँ आ गई? लैंड पे, क्योंकि वो लाइट वेट की है ना, तो वो जल्दी उड़ जाएगी, तो वो लैंड पे आ गई। जैसे वो ज़मीन पे आ गई, वहाँ पे ठंडक थी तो उसका वज़न बढ़ गया एयर का और वो नीचे बैठ गई, कूल डाउन हो गई, वो सिंक यानी कि वो उसमें नीचे बैठ गई। फिर लैंड ने उसको कूल कर दिया, तो वो वापस से हवा समुंदर के ऊपर चलते चलते गई, वापस से वहाँ पे गर्मी मिली उसको, गर्म पानी था, वापस से उसका वज़न लाइट हो गया, वो ऊपर उठ गई, वापस से इट विल बी मूव ऑन द लैंड में जाके वो नीचे बैठ गई। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लैंड ब्रीज। ओके, तो लैंड ब्रीज रात को होता है, सी ब्रीज दिन में होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी ब्रीज जो होती है वो दिन में होगा और लैंड ब्रीज है वो, यानी कि जो समुंदर वाली हवा होती है ब्रीज, वो डे टाइम में घूमेगी और रात को जो घूमेगी वो लैंड ब्रीज होगी। ओके, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। सो सी टू लैंड इज सी ब्रीज
एंड लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इस तरीके से याद रखना है। सी ब्रीज होगा डे टाइम में, दिन के टाइम में, लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम फ्लो करेगी। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर। अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक था ये चैप्टर का, उसके बारे में पढ़ लिया। एयर वाटर वेदर है ना ये चैप्टर का नाम, उसमें एयर के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा, जितना भी अभी आपको पढ़ना था आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। देखो वाटर बहुत इजी रहेगा आपको समझना, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस, सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। 2 प्रोसेस पढ़ने हैं हमें, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, बिकॉज इसी के रिलेटेड फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल 3rd स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 2nd स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है, अगेन 4th में पढ़ोगे, अगेन 5th में भी आएगी, 6th में भी आएगी। वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को साइंस में आते ही रहेंगे। ओके, सो प्लीज़ काइंडली लिसन प्रॉपरली। यहाँ पे पहले पानी के बारे में बताया गया है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो 70% पानी से ढका हुआ है। अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो कितने परसेंट, 70%, यानी आधे से भी ज़्यादा हमारे अर्थ पे क्या है, पानी है। 30% ही ज़मीन वाला एरिया है, उसमें से कुछ पोर्शन में हम रहते हैं, कुछ पोर्शन में रास्ते हैं, कुछ पोर्शन में फॉरेस्ट है, इस तरीके से। ओके, तो 70% पूरा किससे कवर है, पानी से। 70%, 3/4 यानी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया गया है इवापोरेशन का। इवापोरेशन, द वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज अ स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। यहाँ पे 3 स्टेट दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसका एग्जाम्पल दिया है। सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे स्नो बर्फ़, लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर जो हम पीते हैं, 3rd गैस का एग्जाम्पल वाटर वेपर। तो वाटर के 3 स्टेट एग्जाम्पल बताए, वाटर वेपर यानी कि जो धुआं गर्म होकर उड़ता है। दिस स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। ओके, इंटरचेंजेबल यानी कि एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं। यानी कि स्नो है, बर्फ़ है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यस हो जाता है। अगर बर्फ़ को गर्मी मिलेगी तो वो पानी में बदल जाएगा। पानी है वो वाटर वेपर में बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। अगर पानी को हम और गर्म करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। तो ये पूरी जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी वही इसमें बताई है। ओके, द सन, हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। जो सन की हीट है वो पानी को किस में कन्वर्ट कर देती है, वाटर वेपर में, तो उसे हम बोलेंगे इवापोरेशन। इसका सिंपल एग्जांपल दिया है कि आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो या आपने किया भी होगा। ठीक है, एक तो कपड़े जो हमारे घर पे हम सुखाते हैं वो एक एग्जांपल है डेली बेसिस का। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है दैट कीप अ बाउल ऑफ वाटर आउट इन द सन। सन में धूप जहाँ पे आ रही है, टेरेस पे रख के आ जाओ, अपने बालकनी में जहाँ डायरेक्ट धूप आ रही हो वहाँ पे आपको एक बाउल भर के, कटोरी या बाउल भर के पानी भर के रख देना है। ठीक है, फिर आपको उसको देखना है कि आप एक दिन में ही देखोगे तो क्या होगा कि आपने जो लेवल है, आपने जिस लेवल तक पानी भरा था, ठीक है, उससे लेवल पानी का कम हो गया है। ये आप चीज़ इसीलिए देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बट इसको डायरेक्ट सन के नीचे रखना है जहाँ पे कंटिन्यूस उसको 8-10 घंटे धूप मिल रही हो। सुबह से लेकर 8-9 बजे से जैसे सन होता है, अच्छा, तब से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होता तब तक आपको वहाँ पे रखना है, तभी आपको ये प्रोसेस अच्छे से देखने को मिलेगा। ओके, तो आप ऐसा हो तो फिर मार्क कर सकते हो। पहले आप मार्क कर लो, ठीक है, बाहर की तरफ कोई प्लास्टिक का ग्लास लो या डिस्पोजेबल ग्लास लो ऐसे, फिर उसमें बाहर पेन से या मार्कर से या स्केच पेन से मार्क कर दो, लाइन कर दो, उतना पानी भर के रख दो। फिर उसको शाम को जब आप देखोगे तो उससे पानी थोड़ा कम हो गया होगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ। तो पानी का कंटेंट था वो वेपर बन के ऊपर उड़ गया। क्यों? क्योंकि सन की गर्मी की वजह से। बट रात को अगर आप पानी भर के रखोगे तो वो वैसा कि वैसा सुबह आपने देखने को मिलेगा, क्योंकि सन ही नहीं है तो इवापोरेशन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, दैट इज द इवापोरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? इवापोरेशन का ऑपोजिट। इवापोरेशन कैसे बना? पानी से वेपर बन गया, पानी से धुआं बन गया गर्म होने पे। अभी जो वो धुआं बना था वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो वापस किस में हो जाएगा कन्वर्ट? पानी में। सो द ड्रॉप्स
of water will be again converted into water vapor will again converted into वाटर, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, बट ये आपको मैं करना सजेस्ट नहीं करूँगी। यू कैन सी इफ़ योर मॉम इज़ डूइंग दिस, आपकी मम्मी जब कर रही होगी तब आप देख सकते हो इसको। इसमें क्या आपको दिखाया गया है टेक्स्ट बुक में कि एक गैस के ऊपर एक पैन रखा है, एक लिया हुआ है पैन, बर्तन है, उसमें पानी भरा है और उसको फिर गर्म किया है, बॉयल कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर लीड यानी कि ढक्कन ढक दिया है, ठीक है। फिर उसको 2-5 मिनट ढक के रखा एंड देन दे हैव ओपन द लीड। उन्होंने लीड को उठाया तो उन्होंने क्या देखा कि जो ढक्कन था उसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट्स थे, उसमें बहुत सारा ड्रॉप्स था। और जैसे ही गैस बंद कर दिया तो और लीड को ऐसे ही रख दिया ठंडा होने के बाद, तो क्या देखा जा रहा है कि लीड के ऊपर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, बहुत सारे पानी के बूंद बूंद हो गए। तो वो कैसे हुआ, तो जो वो वाटर वेपर था वो पानी में कन्वर्ट हो गया ठंडा होने के बाद। सो दैट इज़ नोन एज ए कंडेंसेशन। क्लाउड भी इसी तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया है कि क्लाउड का, जैसे मैंने आपको आगे ही समझाया कि वाटर वेपर है वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, फिर जैसे ठंडे हो जाएंगे वो क्लाउड के अंदर पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर जब वो पानी इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा तब वो नीचे गिरेगा एज अ रेन, ओके, बारिश के फॉर्म में वो नीचे गिरेगा। On cold winter mornings, we see droplets of water on grass and leaves. This is called dew. अभी एक चीज़ जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी कि ठंडी की सीज़न में ज़्यादातर देखने को मिलती है कि ग्रास लीव्स जो होते हैं, पत्ते या लीव्स, उसके ऊपर हमें कुछ कुछ बूंद देखने को मिलती है सुबह सुबह। तो वो क्या होता है, उसे बोला जाता है ड्यू, ओके, दैट इज़ नोन एज अ ड्यू। जो हम बोलते हैं ना झाकड़ होती है, फिर झाकड़ क्या होती है, एक्चुअल एक टाइप की वाटर वेपर होती है। फिर वो जैसे बहुत ठंडी हो जाएगी तो वो किसके ऊपर गिर जाएगी, इट विल बी फॉल ऑन द लीव्स या पत्ते हैं ये सब के ऊपर गिर जाएगी, तो वो ड्रॉप्स जैसा बन जाता है, दैट इज़ नोन एज द ड्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज़ वाटर साइकिल। जैसे मैं आपको बता रही थी वाटर साइकिल हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप वाटर साइकिल का देखो पिक्चर, फोटो पहले आप लोग ऑब्जर्व करोगे वाटर साइकिल का, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़ गिवन, ओके। तो यहाँ पे देखो वाटर साइकिल का पूरा फोटो या पिक्चर है, एरोज़ के हिसाब से आपको देखना है, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो प्रोसेस पूरा चल रहा है, ओके। क्विकली मैं आपको पहले वाटर साइकिल इसमें से पिक्चर में से ही समझा देती हूँ। सबसे पहले तो सन होना चाहिए, वाटर साइकिल तभी वर्क करेगी जब सन होगा, गर्मी होगी, ओके। तो गर्मी होती है सन की वजह से, इसीलिए सन ड्रॉ करो, अगर कभी भी ड्रॉ करना इस तरीके से, तो सन विल बी देयर, हीट ऑफ द सन। फिर नीचे है आपको आधा पोर्शन दिया है ज़मीन का, आधा पोर्शन दिया है आपको पानी का, ओके। आधा लैंड है, माउंटेन है, पेड़ है, पहाड़ है, ज़मीन है ग्रीन कलर का, फिर आगे जाते जाते पानी में कन्वर्ट हो गए। आपने देख रहे हो आप लोग, ये दिख रहा है पूरा, ओके। तो वो जो है वो पानी के ऊपर फिर एरो बताया गया है, वो है इवापोरेशन, ओके। तो सन की गर्मी की वजह से पानी जो है समुंदर में किसी में भी वो पूरा इवापोरेट हो रहा है, और इवापोरेट होके ऊपर क्या बन गया, क्लाउड फॉर्मेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर वेपर यानी कि वो भाप बन के क्लाउड बन गया, बादल। फिर वो मूव करेगा, घूमेगा, जैसे हमने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज में, तो वो मूव करेगा, ठंडा होगा, मूव करेगा, दैट प्रोसेस इज नॉट कंडेंसेशन। तो ऊपर जैसे पहुंच जाएगा, वो वाटर वेपर थे वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो जो गर्म हवा थी वो ठंडी हो जाएगी, तो वो पानी में अगेन बदल जाएगी। सो वो क्लाउड्स के अंदर वज़न करते जाएंगे, इसीलिए क्लाउड का कलर भी कैसा हो जाता है, डार्क ब्लैक जैसा, है ना, जो ऐसे घने काले बादल हो जाता है, मतलब कि उसमें पानी पूरा भर चुका है, ओके। और वो फिर फट जाता है बादल, या टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर नीचे गिरता है, क्योंकि किससे भरा हुआ है वो अंदर। तो जो अगर बलून में पानी भरते हो और बलून को फोड़ते हो तो क्या निकलेगा, पानी ही निकलेगा। वैसे ही जो क्लाउड्स है वो अपने आप टूट जाते हैं, क्योंकि वो वज़न को बेयर नहीं कर सकते, उसमें इतना वज़न हो गया है कि वो वज़न उठा नहीं सकते, तो वो टूट जाते हैं और फिर बारिश आती है, और वही बारिश फिर पहाड़ पर से गिर के ऊपर वाले जगह से नीचे तक आती है, वाटर फ्लो होता है। अगेन वो सारा पानी लैंड को जितना चाहिए, पेड़ को जितना चाहिए वो ले लेता है, बाकी सारा पानी समुद्र में जाके मिक्स हो जाता है
हम यहाँ पे डैम बनाए तो डैम आगे रिवर में जाके, रिवर आगे जाके समुंदर में कनेक्ट हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अगेन वो समुंदर में से पानी गर्म होगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडे होकर पानी बनेंगे, फिर वो पानी वापस नीचे आएंगे एज अ फॉर्म ऑफ रेन। सो दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन। ये प्रोसेस चलता ही रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। दिन जब भी होगा तब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। ओके, दैट इज़ नोन एज अ वाटर साइकिल। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई गई आपको, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मतलब कि जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसे हम अंडरग्राउंड पानी बोलते हैं। अंडरग्राउंड पानी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ जाता है लैंड पे, यानी कि ज़मीन पे जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब होके फिर नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे अंडरग्राउंड वेल बनाई जाती है, कुआं बनाया जाता है ना, तो ये सारा वहाँ पे भी स्टोर होता है, और नहीं होगा तो वो समुद्र में जाके मिक्स हो जाता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का पूरा ये प्रोसेस है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड बाय यू। वाटर साइकिल बहुत ईजी है यहाँ पे समझनी आपको। नेक्स्ट टॉपिक हियर गिवन इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अभी देखो हमने पानी के बारे में तो पढ़ा, ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ा, बट प्यूरिफिकेशन क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। व्हाट इज़ प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि सफाई करना, उसको क्लीन करना। ठीक है, पानी गंदा आता है, अच्छा आता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सारा पानी अच्छा ही होगा। गंदा पानी भी आता है, तो गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डिजीज़ेस हो सकती है, बीमारियां लग सकती है। इसीलिए पानी को साफ़ करना, प्योर करना, प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हमें 4 टाइप्स की मेथड बताई गई है। उसमें से 3 मेथड तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुका है। ठीक है, 3 मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने आपको पढ़ा दी है, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। चौथी जो मेथड है क्लोरीनेशन की, वो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे बॉइलिंग 1 बाय 1 मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो गंदा पानी नहीं पीना चाहिए वरना हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूषण होता है, उसमें फिर वो कचरा होता है, उसमें जर्म्स आते हैं, उसमें मक्खी मच्छर सब आते हैं, उस पर बैठते हैं, और वही पानी अगर हम पिएंगे तो वो सारी डिजीज़ेज़ हमें लगेगी। ठीक है, इसीलिए पानी को प्योर करना, जिससे वो सारे जर्म्स मर जाए, ज़रूरी होता है, स्पेशली ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए। पीने का पानी और कुकिंग में जो खाना बनाने में यूज़ होता है पानी, वो भी हम खाते पीते ही है। तो पानी, पीने का पानी और खाने का पानी जो भी हम यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल प्योर करके ही यूज़ करना चाहिए, क्लीन प्योरीफाई करके ही, वरना हम बीमार पड़ेंगे डेफिनेटली। पानी से ही बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, गंदे पानी से। ओके, सो फर्स्ट मेथड जो है बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग है ना, वो बहुत पुराने ज़माने की टेक्निक है, बहुत पुराने ज़माने का, और सिंपल वे है टू किल द जर्म्स। तो जर्म्स होते हैं उनको मारने का, और सबसे आसान तरीका है बॉइलिंग। बॉयल यानी कि पानी को लो, सिंपल बॉयल करो, फिर पियो ठंडा करने के बाद, गरम गरम नहीं पीना है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में छोटे बेबीज़ वगैरह होते हैं तो उसको गरम पानी करके फिर ठंडा करके पिलाया जाता है, ताकि वो, क्योंकि छोटे बेबीज़ का इम्यून सिस्टम इतना नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, तो उनको जल्दी से बीमारी लग जाती है, जल्दी से उनको प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द, ये सब कुछ है ना। तो उनके लिए रिस्क नहीं लिया जाता। तो जो आपकी मम्मी होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि उसको पहले पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, फिर उसको ठंडा करके फिर उसको पिलाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अगर क्लीन पानी नहीं आ रहा है, एक्वागार्ड में भी अच्छे से पानी नहीं आ रहा, हम लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बीमार हुए हैं, तो हमें पानी को पहले बॉयल कर लेना चाहिए, फिर ठंडा करके पीना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बोलते ही है जब हम बीमार होते हैं तब कि पानी, गर्म पानी पीना है आपको। ओके, जब बीमारियाँ स्प्रेड होती, ये हमारे दादी, परदादी, दादी के भी मम्मी पापा, दादी, उनके भी दादा दादी पहले से ये यूज़ करते, क्योंकि पहले एक्वागार्ड, फिल्टर, अभी जो हमारे घर पे है वाटर प्यूरीफायर, ये कुछ था ही नहीं। तो पहले तो गंदा पानी तो पहले भी आता था, ऐसा तो नहीं था कि अभी गंदा पानी आ रहा है। पानी तो गंदा सब जगह पे आता था, तो वो लोग प्यूरीफाई ऐसे ही करते थे, वो लोग पानी को बॉयल कर लेते थे। ओके, सेकेंड हियर इट इज़ गिवन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है चैप्टर नंबर 4 में, कि
क्या करना है, जो भी पानी होता है, ठीक है, उसको थोड़ी देर साइड में रहने देना है। पानी जो हमने बकेट में या किसी में भरा है उसको साइड में रहने दो, ठीक है, 5-7 घंटे तक। तो सारी जो भी गंदगी या इम्प्योरिटीज़ होगी उसमें वो सारी नीचे बैठ जाएगी। फिर ऊपर से उसको अलग कर लेना है धीरे धीरे करके। सो दैट इज़ नोन एज द डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी कि उसको बिठा देना है इम्प्योरिटीज़ को, गंदगी को, और डिकेंटेशन यानी कि उसको अलग कर लेना है। एंड द नेक्स्ट इज़ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन बहुत इजी है। फिल्टरेशन टेक्निक हमने 4th चैप्टर में पढ़ी थी कि फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू पास किया जाता है, उसे हम फिल्टरेशन बोलते हैं। कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो एकदम परफेक्ट रिजल्ट होता है। सेडिमेंटेशन के लिए क्या है, हमें टाइम लगाना पड़ता है। उसको जो भी गंदा पानी है उसको पहले हमें 5-7 घंटे साइड में रखना पड़ेगा, फिर हम उसको क्लीन पानी निकाल सकते हैं। तो 7-8 घंटे के बाद हमें मिलेगा। बट फिल्टरेशन क्या है, तुरंत ही मिल सकता है। फिल्टर पेपर लो, वो पानी उसमें से पास करो, तो जो भी गंदगी या कचरा या इंसॉल्युबल सारी चीज़ें हैं जो मिक्स नहीं होती पानी में, वो सारी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। मिट्टी है, जर्म्स है, कुछ भी, और क्लीन वाटर सारा नीचे पास होके आ जाएगा। ओके, दैट इज़ द नोन एज फिल्टरेशन प्रोसेस। बाकी हम लोग जो घर पे एक्वागार्ड यूज़ करते हैं वो भी फिल्टरेशन ही है। उसमें पेपर की जगह पे कैंडल आ जाती है। कैंडल वाइट कलर की होती है जो पूरा इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है। ओके, लास्ट इज़ क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लोरीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्लोरीन इज़ एडेड टू किल द जर्म्स इन वाटर। ओके, क्लोरीन को ऐड किया जाता है पानी के अंदर ताकि जो भी जर्म्स है वो मर जाए। तो क्लोरीन एक टाइप का गैस है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता था, गैस को पानी के अंदर डाला जाता था ताकि उसमें जितने भी जर्म्स ये सब है वो मर जाते हैं। अभी के ड्यूरेशन में अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि टैबलेट्स भी आती है। जैसे हम कैसे दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बीमार होते हैं, वैसी टैबलेट होती है, वैसे ही क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती है, उसको डाल दिया जाता है। जैसे वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, ये 2 जगह पे सबसे ज़्यादा क्लोरीन की टैबलेट यूज़ होती है। तो आप लोग जाते हो वाटर पार्क में तो आपको कुछ टिपिकल स्मेल आती है ना, पानी में से कुछ अजीब टाइप की स्ट्रॉन्ग, वो एक्चुअली क्लोरीन की स्मेल होती है, ठीक है। एकदम कितना क्लीन पानी होता है, आपने देखा ना वाटर पार्क में हम जाओ हमारा पैर पूरा साफ दिखता है, नीचे हम खड़े होते हैं पानी के अंदर तो पैर या हाथ या सब कुछ कैसे क्लीन दिखता है। सेम स्विमिंग पूल का भी पानी देखो एकदम ब्लू, एकदम क्लीन, प्योर। तो वो कैसे होता है, इतना प्योर पानी तो हम लोग पीने का पानी यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा तो पीने का पानी कैसे होगा वाटर पार्क में। एक्चुअली पानी जो होता है वो गंदा होता है, बट क्लोरीन टैबलेट्स डाल के वो सारी गंदगी को निकाल दिया जाता है, वो पानी बन जाता है क्लीन। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन यूज़ होता है स्विमिंग पूल में और वाटर पार्क में। ओके, तो ये भी एक तरीका है क्लोरीनेशन टू किल द जर्म्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ यूजेस ऑफ वाटर। अभी हमने प्योरीफिकेशन पढ़ लिया, तो यूजेस क्या है पानी के, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखो, बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, वाटरिंग प्लांट्स, कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, घर पे जब बर्तन क्लीन करते, वो क्लीनिंग आवर फ्लोर, हमारे घर पे जो साफ़ सफाई करनी होती है उसके लिए पानी, कुकिंग में या जो हम खाना बनाते हैं आपकी मम्मी उसमें हमें पानी चाहिए। ओके, घर पे आप लोग कार वॉश कर रहे हो, आप घर पे आपका घर साफ़ कर रहे हो, लॉबी साफ़ कर रहे हो, कुछ भी हमें क्लीन करना हो, साफ़ सफाई करनी है, तो पानी का ज़रूरत पड़ता ही है। तो पानी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ भी काम हम पानी के बगैर नहीं कर सकते। पीने के लिए चाहिए, ठीक है, आपको नहाना है तो पानी चाहिए, ब्रश करना है तो पानी चाहिए, हैंड वॉश करना है तो पानी चाहिए, स्विमिंग के लिए कुछ कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, गाड़ी साफ़ करनी है, साइकिल साफ़ करनी है, प्रॉपरली क्लीन पानी से ही होता है, कपड़े से इतना अच्छा नहीं होता। ओके, सो दैट इज़। और वाटरिंग प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे प्लांट्स को भी पानी चाहिए। तो ये सारा अलग अलग है। और दीज आर द पिक्चर्स ऑल्सो गिवन। ओके, सो दीज आर द कंप्लीट यूजेस ऑफ वाटर, यहाँ पे जो दिया है पिक्चर के साथ। यहाँ पे और एक लास्ट चीज़ दी गई है, दैट वी नीड वाटर फॉर स्विमिंग, बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, वॉशिंग,
फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको। एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। आगे के वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टर्बाइन्स होती है वो पानी के अंदर रखी जाती है, वो गोल गोल घूमती है फैन की तरह, और फिर उसके पानी के उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट में हो जाती है, हाइड्रो एनर्जी। तो पानी से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो फ़ैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, हमारे घर में जो बिजली चलती है उसको चलाने के लिए यूज़ होता है। गांव वगैरह में ज़्यादातर ये किया जाता है। So this is the complete uses of water, and this is a complete chapter 12 explanation. I hope you have understood it. Thank you.